हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएसई पॉइंट। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईसीएसई हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो मतलब इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली कॉज, दूसरा इफ़ेक्ट, कि इस रिवोल्ट के कॉजेज़ क्या क्या थे और इस रिवोल्ट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहे। और इस साल एकेडमिक सेशन 2020-21 में ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू लॉकडाउन सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और जो इसके इफ़ेक्ट्स थे या आफ्टरमाथ थे वो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वी विल कैरी ऑन विद द कॉजेज़, और अगर टाइम अलाउ करता है तो हम लोग इफ़ेक्ट्स भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके जितने भी कॉजेज़ थे उनको याद करने की एक निमोनिक्स बताता हूँ मैं। निमोनिक्स मतलब एक ट्रिक बताता हूँ मैं, PREM, प्रेम, ठीक। पॉलिटिकल, रिलीजियस, या फिर इसको सोशियो रिलीजियस भी कहते हैं। सोशियो रिलीजियस वैसे वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन निमोनिक्स कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको आर कर दिया, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री, ठीक। ये चार मेन टाइप के कॉजेज़, या कह लीजिए इनके अंदर और भी सब कॉजेज़ हैं, लेकिन ये मेन क्लासिफिकेशन था कॉजेज़ का। अब ये इनमें स्पेशलिटी क्या थी, ये लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे, ठीक। लॉन्ग टर्म मतलब कि एक दिन या दो दिन में लोगों के अंदर गुस्सा नहीं भर गया, लोगों के अंदर एक दो दिन की खुन्नस नहीं थी, सालों का गुस्सा, सालों का रिसेंटमेंट, वो सब भरा हुआ था, ठीक है। बिल्कुल बस कोई चिंगारी चाहिए थी, ठीक है। ऐसे समझो कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर, ठीक। जंगल में खूब सारे पेड़ हैं, किसी एक पेड़ की डाली टूट के गिरी, ठीक, नीचे गिरी, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट से हो सकता है कि पूरे जंगल में आग लग जाए, हो सकता है ना। वो जो चिंगारी निकली, छोटा सा स्पार्क निकला, उसने क्या किया, इस 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मतलब हेल्प किया, एज अ कैटलिस्ट काम किया, सो दैट आग लग जाए, ठीक। तो यही काम यहाँ पर भी हुआ कि समझ लो ये जो लॉन्ग टर्म कॉजेज थे, ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर थे। इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए सिर्फ थोड़ा सा स्पार्क। अगर इनको थोड़ा सा स्पार्क मिल जाता है तो क्या होगा, सिंपल सा रिवोल्ट होगा। वो जो स्पार्क मिला उसे हम लोग, या बुक में लिखा रहता है इमीडिएट कॉज, अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे, ठीक। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉजेज जो थे, मतलब बोर्ड में स्पेशली जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो फॉर दैट 4 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। फिर भी मैं एक दो ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। ये जो था, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड डलहौजी इन 1848, ठीक। और ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर के 1854 तक, ठीक। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आया था कि रिवोल्ट के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। तो रिवोल्ट के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे, मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा लिख देता हूँ सो दैट स्पेलिंग में कोई कन्फ्यूजन ना हो, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। ये थे इंडिया के गवर्नर जनरल रिवोल्ट के टाइम पे। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारा टॉपिक ये था कि लॉर्ड डलहौजी जो हैं, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस तो किया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, तो अगर बुक की भाषा में कहें तो बुक में तो यही दिया हुआ है कि एन हेयर adopted without the consent of the East India Company could only inherit the private property of the king and not his post। अभी तो बुकिश लैंग्वेज होगी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कोई राजा है, ठीक,
इसका कोई वारिस नहीं है। वारिस मतलब कोई इसका हेयर नहीं है, इसने मतलब इसका कोई सक्सेसर नहीं है, ब्लड रिलेशनशिप वाला। मतलब कि ऐसे समझो कि दो टाइप के मतलब बच्चे हो सकते हैं। एक जो आपका ब्लड रिलेशनशिप वाला हो, खून का रिश्ता हो आपका जिसके साथ। दूसरा जिसको आपने अडॉप्ट कर रखा हो। ठीक, एक अडॉप्टेड और एक ब्लड रिलेशनशिप वाला। तो हुआ क्या, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था, अगर आपका जो बेटा है, क्योंकि बेटियों को तो वैसे भी राजा नहीं रानियाँ नहीं बनती थी, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे वीमेन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो जो भी आपका बेटा है अगर वो ब्लड रिलेशनशिप में है, मतलब कि आपका खून का रिश्ता है उसके साथ, आपका असली वारिस है, तो ठीक है, तो वो राजा बन सकता है। लेकिन अगर एडॉप्टेड सन है, आपका खुद का कोई बेटा नहीं है, तो वो जो राज्य है, वो जो भी टेरिटरी है, उसको ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, द टेरिटरी वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। आई ये बात समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका जो भी बेटा है वो आपका असली वारिस है तो ठीक है, वो अगला राजा बन सकता है। लेकिन अगर एडॉप्टेड है तो वो सिर्फ आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पैसा, ज़मीन, ये सब जो भी वगैरह है, वो सब तो इनहेरिट कर सकता है, वो उस सब पे तो उसका हक है, लेकिन उस राज्य पे, उस टेरिटरी पे उसका हक नहीं है, वो राजा नहीं बन सकता। ठीक, ये बात आई समझ में यहाँ तक? और ये स्पेशली मतलब सबके लिए नहीं था ये रूल, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन कर रखी थी। अब ट्रीटी क्या होता है? ठीक, ट्रीटी एक तरीके का समझ लो समझौता। ठीक, एक तरीके का बॉन्ड उन्होंने साइन कर रखा। जैसे मान लो ब्रिटिश आइन पे हमला करने, तो जानते हैं ब्रिटिश से हम जीत तो सकते नहीं हैं, तो इन्होंने कहा भाई ब्रिटिश भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा क्या, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ऐसा ऐसा है उसके हिसाब से, उसके अंतर्गत, यानी कि जो भी हम लोगों ने बॉन्ड साइन किया उसमें ये रूल्स गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, प्लीज़ मान जाओ यार, हम पे अटैक मत करो। तो ये साइन करवा लिया। और अगर ऐसी कोई कंडीशन फंस जाती है तो उनको फिर उस बॉन्ड को मतलब फॉरफिट तो कर नहीं सकते, तो उनको फिर बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा। दैट इज़ उनको वो ट्रीटी पूरी करनी पड़ेगी मतलब उन्हें अपनी टेरिटरी ब्रिटिश के नाम करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गया लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसके चंगुल में कौन कौन फंसा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो कुछ मतलब बड़ी बड़ी टेरिटरीज जो इसके चंगुल में फंसी वो हैं, एक सतारा, नागपुर, झांसी, ये तीन मतलब इम्पॉर्टेंट वाली हैं। इस तरीके से और भी हैं, संबलपुर वगैरह, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही तीन है, जिसमें से सतारा 1848, नागपुर 1854 और झांसी 1853। ठीक, तो ये सब जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में फंसे थे। इनके अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखने के लिए आए तो एग्जाम्पल ज़रूर देना। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ें तो एक रियल लाइफ रिलेटेड बात बताता हूँ। अगर आपने कभी रानी लक्ष्मी बाई की कोई मूर्ति देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो साड़ी तो पहने रहती है, लेकिन साड़ी में एक वो और ऊपर से कुछ कपड़े टाइप का लगाए रहती है और उसमें एक बच्चा रहता है। ठीक है, तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, सो दैट वो अगला रूलर बन सके। ठीक, झांसी की अगर मैं आपको थोड़ी मतलब हिस्ट्री वगैरह बताऊं तो वहाँ के राजा थे दामोदर राव जी। ठीक, जिनका एक एडॉप्टेड सन था गंगाधर राव, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें बनने दिया नहीं राजा। उन्होंने कहा एडॉप्टेड सन है, खून का रिश्ता तो है नहीं, आपका असली वारिस तो है नहीं, तो हम तो बनने नहीं देंगे। ठीक, तो फिर उसी मतलब फिर दामोदर राव जी की तो डेथ हो गई। उनका जो बेटा था गंगाधर राव, उसको रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मतलब बहुत प्रोटेक्ट कर रही थी इन लोगों से। तो वो जो आपने बच्चा देखा वो कोई और नहीं बल्कि यही गंगाधर राव थे। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, सो दैट इज द सब्सिडरी अलायंस। ठीक, सब्सिडरी अलायंस, अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन लाए। जैसे पिछली वाली लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसी तरीके से सब्सिडरी अलायंस एक आए थे, लॉर्ड वेल्सले। ठीक, लॉर्ड वेल्सले, ठीक, इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ये मतलब डलहौजी से बहुत पहले आए थे। ये आए थे 1798 में, मतलब ये
1798 से 1805 तक इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस की, जिसमें क्या था, इसमें भी वही ट्रीटी वाला ही सिस्टम था। ठीक है, अगर मतलब मैं एक बार इंग्लिश में एक पैराग्राफ बोल देता हूँ सो दैट आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाए एग्जैक्ट। इन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एन इंडियन रूलर हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज स्टेट ईदर बाय गिविंग सम ऑफ हिज टेरिटरी और बाय पेइंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स। दिस सिस्टम अलाउड द ब्रिटिश टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द लोकल रूलर्स। अब ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे हम लोगों ने बात किया ट्रीटी वाली, तो उसी तरीके से एक ट्रीटी तो वो हो गई, उसके पहले कौन सी ट्रीटी चला करती थी, मतलब ट्रीटी या बॉन्ड एक ही टाइप का तो होता नहीं है। ठीक, ये किंग है, ये ब्रिटिश है, ठीक, और इस किंग की इतनी टेरिटरी है। ठीक, इस किंग की इतनी टेरिटरी है सपोज। तब क्या होगा, ये ब्रिटिश आएगा, कहेगा हम तुम पे अटैक कर देंगे, ये कहेगा नहीं भैया हम तो हार जाएंगे, आपसे अटैक मत करो, हमसे हमारा राजपाट मत छीनो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये फिर से ट्रीटी साइन करेंगे। इस ट्रीटी में क्या होगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो कहेंगे कि ऐसा करो, या तो अपनी टेरिटरी का हिस्सा हमें दे दो, अपना मतलब जो भी इनका राज है, जो भी लैंड है उसका कुछ हिस्सा हमें दे दो, या फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हमारी आर्मी में जैसे मान लो ब्रिटिशर्स की आर्मी में 10,000 सोल्जर्स हैं, तो वो कहेंगे कि ऐसा करो 2,000 सोल्जर्स हमारे तुम लोग अपनी आर्मी में रख लो, और इनके ऊपर जितना भी इनका कॉस्ट, जितनी भी इनकी खर्च आए, इनको मतलब खाना पानी रहना वहना सब मिला के इनके जितनी भी खर्चा है वो तुम उठा लेना। ठीक, तो यही रीज़न था कि इंडियन रूलर्स के एक्सपेंसेस पे, इंडियन रूलर्स के पैसों पे उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर रखी थी। आइए बात समझ में, यही था सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम जो मैंने पहले एक पैराग्राफ बोला था। ज़्यादा तो याद कर लेना, समझ में आ गया तो अपने वर्ड्स में बना लेना। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्सिडरी अलायंस। थोड़ा बहुत अगर और बता दें तो जैसे एक थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ अवध, इन सबको मतलब इन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो हम आपके 2,000 सोल्जर्स रख लेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और निज़ाम ऑफ अवध रियल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, उनको सिक्योरिटी तो मिली, मतलब उनके सेना में 2,000 लोग और ऐड हो गए, उनके पैसे गए, लेकिन उनको सिक्योरिटी तो मिली। एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी। ठीक है, एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी थी कि अब वो सारे डिसीजंस खुद से नहीं ले सकते, अब उन्हें ब्रिटिश के आदी होना पड़ गया था, वो ब्रिटिश के डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक, दो एग्जांपल्स कौन से हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और निज़ाम ऑफ अवध। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वह डिसकर्टसी एंड इल ट्रीटमेंट टू बाबर, मतलब कि बाबर के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया था। कैसे बुरा किया था, आओ उसके बारे में बात कर लें। तो यार देखो, डिसकर्टसी एंड इल ट्रीटमेंट जो बाबर के लिए किया, तो ऐसा मतलब मुग़ल रूल के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है कि मुग़ल रूल 1526 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। कौन लेके आया था, 3, 2, 1, बाबर लेके आया था। ठीक, क्या हुआ था, राणा मतलब इनके पहले जो मुग़ल थे, मुग़ल के पहले चलती एक दिल्ली सल्तनत थी, उनका राज था, उनका आखिरी रूलर था इब्राहिम लोदी। तो वो जो था वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता था। ठीक है, उसके जितने भी सुपीरियर नोबल्स वगैरह जो उसके दरबारी वगैरह थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो खुद दरबारियों ने बुलाया, जैसे राणा सांगा थे एक, वो दरबारी नहीं थे, वो तो दूसरे राजपूत वाले अपनी टेरिटरी रूल करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबर को बुलाया, राणा सांगा ने इन सब की अनुमति के साथ कि जितने भी नोबल्स थे उन्होंने कहा हाँ यार बुलाओ यार, इसको इब्राहिम लोदी को हटवाया जाए। तो उनकी अनुमति से बाबर को बुलाया, फिर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और उसके बाद बाबर भाई इंडिया में ही रुक गया। उन्होंने कहा वापस जाओ, ये राज हमें दे दो। राणा सांगा लोगों ने कहा कि बाबर आप वापस जाइए, ये राज हमें दे दीजिए। तो बाबर ने कह दिया नहीं अब तो मैं यहीं रहूँगा, और बस यहीं से चालू हो गई मुग़ल डायनेस्टी, चलती गई चलती गई चलती गई, एंड हुई आके ये 1857 में, किसके साथ, बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक, बहुत ही अच्छे पोएट थे, और इन्हीं के टाइम पे एक और पोएट था मिर्ज़ा गालिब, बहुत अच्छी उर्दू की उन्होंने पोएट्री लिखी है, आज भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो इनके साथ एंड हुआ। तो यार एक चीज़ होती है हमदर्दी,
अगर आपका कोई राजा है और आप उसकी प्रजा हो तो इंटरनली 90% या मोस्टली जो भी प्रजा होती है वो राजा के साथ अटैच हो जाती है। मतलब एक इंटरनल अटैचमेंट सा रहता है कि हमदर्दी वाली फीलिंग कह लो, या एक अंदर से ही फील आता है कि हाँ हमारा राजा है यार, कुछ तो बात होती है ना। तो वही यहाँ पर भी चीज़ थी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने क्या किया 1849 में, वही लॉर्ड डलहौजी वाले टाइम में, पहले ये कहाँ रहते थे, पहले ये रेड फोर्ट में रहते थे, ठीक है, ये जो है बहादुर शाह जफ़र रेड फोर्ट में रहते थे। लेकिन 1849 में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अब आप लोग रेड फोर्ट में नहीं रहोगे। मतलब लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफ़र अलॉन्ग विद हिज वाइफ, इनकी वाइफ थी जीनत महल, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने जीनत महल और बहादुर शाह जफ़र दोनों को रेड फोर्ट से निकाल दिया। फिर वो कहाँ रहने लगे, कुतुब मीनार के पास एक जगह थी वहाँ रहने लगे। बाद में जो लॉर्ड कैनिंग आए, यही डलहौजी के बाद जो लॉर्ड कैनिंग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब आपका जो अगला सक्सेसर होगा, जो भी आपका वारिस होगा, अब वो राजा नहीं बनेगा, ठीक। तो ये दो चीज़ें हुई। तो इससे मतलब मैंने बताया ना कि प्रजा का एक अंदर से एक अटैचमेंट टाइप हो जाता है, बॉन्डिंग टाइप हो जाती है। तो भाई प्रजा को बहुत बुरा लगा, स्पेशली जो मुस्लिम प्रजा थी उनको तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। तो उनके अंदर धीरे धीरे मतलब ये सारे कॉजेज मिलके उनके अंदर, लोगों के अंदर रिसेंटमेंट भरते जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने इनको मतलब बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया और इनको 8 लाख की पेंशन देने लगे, 8 लाख पर मंथ, ठीक। उस टाइम पे 8 लाख की बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है, लेकिन राजा के लिए नहीं, क्योंकि राजा तो खुद अरबों में खेलता था, उसके लिए 8 लाख तो मतलब वो तो ऐसे ही उड़ा दे 8 लाख, ठीक है। मतलब कहाँ अरबपति को उन्होंने ला के लखपति बना दिया, उसकी सैलरी कर दी, मतलब एक तरीके से पेंशन कर दी 8 लाख, उसको हर महीने 8 लाख दे देते थे, बाकी उसको रेड फोर्ट से निकाल दिया। मतलब उसके साथ बहुत बुरा किया गया, तो लोगों को बहुत बुरा लगा, ठीक। इसी तरीके से एक डिस्कर्टसी उन्होंने नाना साहिब के साथ भी की थी, जो हम लोग सुनते नहीं, बाजीराव, शिवाजी राव, ये सब जो मराठा थे, तो इनके साथ भी डलहौजी ने बहुत बुरा किया कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनका जो बेटा था, एडॉप्टेड सन था, तो पहले तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग गया, ठीक। एडॉप्टेड सन था नाना साहिब, डलहौजी ने कह दिया कि हम इनको एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे भी बहुत बुरा लगा, पेशवा को भी बहुत बुरा लगा। तो और फिर उनको जो है ना, उनको जो भी पेशवा थे, पेशवा कहाँ के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं। अगर ये इंडिया का मैप हो सपोज, ठीक है, सपोज ये इंडिया का मैप है, तो महाराष्ट्र यहाँ है, पेशवा वगैरह सारे यहाँ रहते हैं। इनको फोर्स करके या कह लो यहाँ से इनको भगा के कहा कि जाओ तुम कानपुर में जाके रहो, तो फिर इस तरीके से इनको कानपुर में भेज दिया गया। तो यार इनके अंदर और रिसेंटमेंट हुआ, प्रजा को भी खराब लगा कि यार हमारे राजा को ही राज्य से निकाल दिया गया, ठीक है। ये तीसरा कॉज हो गया। अब चौथे कॉज के बारे में बात करते हैं, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है। इसमें क्या हुआ 1856 में, जस्ट रिवोल्ट से 1 साल पहले 1856 में जो यहाँ के रूलर थे नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, ये यहाँ के रूलर थे। इनको क्या किया फरवरी 1856 में, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से जान लें, फेब 1856 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा सीधा इनको राजा की पोस्ट से हटा दिया। इन्होंने कहा कि ये राजा नहीं बनेंगे, ये राजा बनने के लायक नहीं, इनको हटा दिया गया। बाद में क्या बहाना दिया गया, बाद में ये एक्सक्यूज़ दिया गया कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर था, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, बहुत बुरे थे, इसलिए हम लोगों ने इनको हटा दिया। जबकि पूरी प्रजा जानती थी, सब जानते थे कि ये कैसे थे, इनकी रूलिंग मतलब अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अप टू द मार्क थी, ठीक है। लेकिन डलहौजी ने तो क्या, मतलब जो भी ब्रिटिश था उस टाइम पे, उसने तो कह दिया कि भाई ये अच्छा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ये बहुत गंदी रूलिंग करता है, बहुत गंदा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो ये जो इन्होंने किया, दिस वॉज यूनिवर्सली कंडेम्ड, मतलब इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। जब ये बात ब्रिटेन पहुंची, जब ये बात इंग्लैंड पहुंची, तो इंग्लैंड में भी जो लोग थे ना, वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि यार ये इन्होंने अच्छा नहीं किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा किया, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब कि इनका ये जो एक्ट था, इसको पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये बात पता चली, वहाँ वहाँ इसको बहुत बुरा भला कहा गया, ठीक है। तो बस इसी के साथ एंड होते हैं हमारे 4 पॉलिटिकल कॉज। और इसी वाले में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं
कि क्योंकि ये अवध के राजा थे और इंडियन उस टाइम पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स अवध के ही थे, ठीक है। तो मतलब अवध के सोल्जर्स, वही मैंने बात बताई ना कि राजा के प्रति एक अटैचमेंट हो जाता है, तो इनका भी था अवध वाले सोल्जर्स का अवध के राजा के प्रति। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो जो मतलब अवध के सोल्जर्स थे पूरे इंडिया में फैले हुए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उनको बहुत बुरा लगा, ठीक। तो इस तरीके से जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए ना, धीरे 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 लॉन्ग टर्म में रिसेंटमेंट इनका बढ़ता ही जा रहा था, मतलब समझ रहे ना। इसी तरीके से कुछ एक दो फैक्टर्स अगर और बात कर लें तो एक जैसे ब्रेवरी ऑफ संथाल्स। देखो संथाल एक ट्राइब है, मतलब बंगाल में एक ट्राइब है संथाल, ठीक है। एक अकेली ट्राइब नहीं, वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब है, लेकिन मेजॉरिटी में एक ट्राइब थी संथाल, ठीक। तो क्या हुआ, उन्होंने संथाल ट्राइब ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, मतलब 1857 से पहले बस ऐसे ही रिवोल्ट किया एक, और उन्होंने अंग्रेज़ों को बिल्कुल हिला के रख दिया, समझ रहे हो, बिल्कुल हिला के रख दिया। तो जो लोग थे, जब ये बात बाहर पता चली पूरे इंडिया में, तो लोगों को लगा अरे यार ये इतना कर सकते हैं, ये मतलब ट्राइबल मतलब ये संथाल जो थी ट्राइब थी, ट्राइब मतलब आदिवासी टाइप लोग थे। तो लोगों ने सोचा कि अगर आदिवासी इतना कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी रिवोल्ट करेंगे। ये भी एक रीज़न था रिवोल्ट का, मतलब लोगों के अंदर एक जो एंथुजियाज्म होता है ना कि हम भी करेंगे, अब तो इनको दिखाई देंगे, तो वो जो एक फील होता है ना, कॉम्पिटिटिव फीलिंग कह लो, वो इस तरीके से धीरे धीरे उमड़ने लगी। और इसने क्या किया, इसने एज अ कैटलिस्ट काम किया, किस लिए, जो लोगों का रिसेंटमेंट था उसको और बढ़ा दिया, ठीक। मतलब डायरेक्ट वे में नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बढ़ा दिया। इसी तरीके से इंडिया में माना जाता था कि भाई ब्रिटिश इन्विंसिबल है, इन्विंसिबल मतलब कि ब्रिटिश को कभी हराया नहीं जा सकता। और उसी टाइम पे सेंट्रल एशिया में ब्रिटिशर्स की अफ़गानिस्तान के जो लोग थे सेंट्रल एशिया में, जो वहाँ के रूलर वगैरह थे, ब्रिटिश की अफ़गान ठीक है, अफ़गान रूलर्स के साथ, अफ़गान आर्मी के साथ फाइट हो रही थी, और वहाँ पर अफ़गानिस्तानियों ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। तो इंडिया का ये जो एक मिथ थी, एक इंडिया में जो अफवाह फैली हुई थी कि ब्रिटिशर्स को तो हराया ही नहीं जा सकता, ये अफवाह भी फिर गलत प्रूव हो गई, क्योंकि अफ़गानियों ने, अफ़गानिस्तान के अफ़गानीज़ ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, ठीक। तब इंडियंस को लगा यार ये हरा सकते तो हम भी हरा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने इसको बूस्ट किया, ठीक। ये हो गए पॉलिटिकल कॉज। आगे बढ़ते हैं, पी, उसके बाद आता है आर फॉर रिलीजियस कॉजेज़, ठीक, या कह लो सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, ठीक। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ स्टार्टिंग विद, या इसको इसके 4 पॉइंट्स लिख देते हैं पहले, अच्छे पॉइंट से एक बार में याद भी हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट था सती प्रथा। सती प्रथा क्या मतलब, ये पहला पॉइंट नहीं था, इसको एबॉलिश करना जो था वो पहला पॉइंट था, ठीक। सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, दिस वाज द पॉइंट नंबर 1। अभी मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक, विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी दैट वाज चाइल्ड मैरिज एबॉलिशमेंट। चाइल्ड मैरिज पे भी इन्होंने रोक लगा दी। चाइल्ड मैरिज, वैसे यहाँ पे मैरिज की स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना, चाइल्ड मैरिज, ठीक। ठीक, उसके बाद चाइल्ड मैरिज एबॉलिशमेंट, इसको भी एबॉलिश कर दिया था। अबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था। और आखिरी चीज़, मतलब ऐसी और भी चीज़ें, लेकिन मेन जो चाह रहे हैं वो यही है। चौथी, इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं इंट्रो लिख रहा हूँ, ठीक है, इंट्रो ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब चलो इनको याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत ईजी भी हैं, एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। अब एक एक करके बात करते तो भाई सबसे पहले आ गई सती प्रथा, ठीक। तो सती प्रथा क्या था, तो जिनको सती प्रथा के बारे में नहीं मालूम है उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये हस्बैंड है, ठीक, और ये वाइफ है, फाइन। अब सपोज कि दुर्भाग्यवश किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न से, कुछ एक्सीडेंट से हस्बैंड मर गया,
ठीक, अब क्या होगा, ये हिंदू रिलीजन में ही फॉलो होते थे, ठीक है। तो हिंदूज़ में क्या करते हैं, हिंदूज़ भाई चिता जलाई जाती है। चिता मतलब पता है ना, इंग्लिश में आंसर लिखना तो उसमें इंग्लिश में चिता नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे पायर, फ्यूनरल पायर, ठीक। फ्यूनरल पायर मतलब जो जलाया जाता है ना शमशान घाट में चिता, उसे कहते हैं फ्यूनरल पायर। तो भाई इसकी हस्बैंड की जो है, अब ये हस्बैंड यहाँ से हटेगा, यहाँ इसकी चिता जलेगी, जो लकड़ी वगैरह की नहीं बनी रहती है, देखा हो अपने लोगों तो, ठीक। तो यहाँ पर अब ये जलेगा। तो जब इसमें आग लगाई गई, ये जलने लगा, तो उस टाइम पे सोसाइटी या जो भी लोग थे वो कहते थे कि अब ये जो औरत है, अब जो विधवा हो गई, जो विडो हो गई, इसे भी इसमें कूद के अपनी जान देनी पड़ेगी। क्या समझे, ये जो है इसे जिंदा इसमें जलना पड़ेगा। अब ये कहाँ का लॉजिक हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। ये मतलब लोगों के इस चीज़ को फॉलो करने के पीछे एक ही रीज़न था, वो थी लोगों की ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, या कह लो उनकी पुरानी सोच, कंजर्वेटिव माइंडसेट। क्यों? क्योंकि यार पहले से चला आ रहा था। अगर इसकी हम लोग ओरिजिन देखें तो हमें मिलेगा वैदिक पीरियड में, जो लेटर वैदिक एज थी तभी से ये सब चालू हो गया था। मतलब बीसी में ही, यहीं करीब 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच लेटर वैदिक एज में ये सब चालू हो गया था। तो तब से चला आ रहा था कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, तो बस तब से जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ पास होती आ रही थी। अब भाई पास होती आ रही थी और इसमें सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास और लगा दिया गया। जैसे आज भी कुछ लोग हैं, मान लो जा रहे हैं रास्ते में, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो अब वापस घर चले आएंगे, जो काम करने जा रहे थे वो करेंगे ही नहीं। भैया इसे अंधविश्वास कहते हैं, ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे ये चीज़ अंधविश्वास थी, ठीक, क्योंकि जनरेशन चली आ रही थी। तो भाई ये जो यहाँ पे सोसाइटी में लोग थे, इन्होंने कहा कि यार हमारे पूर्वजों ने कहा ये तो करवाना ही पड़ेगा। इस वजह से ये ऐसा किया करते थे कि जो भी विडो है उसको भी जलवा दिया करते थे। फिर चाहे ये विडो चाहे जलना या ना चाहे, इसको ज़बरदस्ती भी जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। तो यार इसको अबॉलिश करने में हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, एक नाम राजा राम मोहन रॉय। और हाँ, इनकी स्पेलिंग मत पूछना, क्योंकि इनकी स्पेलिंग हर बुक में अलग अलग, मतलब मोस्टली बुक्स में अलग अलग ही मिलेगी। किसी में राम मोहन एक साथ है, ठीक है, किसी में राम मोहन है, किसी में राम और मोहन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, और किसी में राम मोहन अलग अलग में यू स्पेलिंग है और किसी में ए स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये मेरे से मत कहना यार। और मतलब जो बुक से मैं पढ़ाता हूँ उस बुक में तो यार राम मोहन ऐसे लिखा हुआ है। अब तुम्हारी बुक में कैसे लिखा मेरे को नहीं पता, ठीक। तो राजा राम मोहन रॉय, ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। इनकी वजह से सती प्रथा खत्म हो पाई, क्योंकि ये जो थे बंगाल में पैदा हुए थे, बंगाली, इनकी फैमिली भी ऑर्थोडॉक्स थी। मतलब इनकी जो फैमिली थी, इनके माता पिता, उन सबके विचार भी वैसे ही पुराने विचारों के तरीके थे, लेकिन इनके विचार जो थे वो उनसे मेल नहीं खाते थे, इनके विचार अलग थे। तो ये उस टाइम पे लॉर्ड बेनेडिक्ट, ठीक है, लॉर्ड बेनेडिक्ट के पास गए और इन्होंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, सती प्रथा ऐसी होती है, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब लॉर्ड बेनेडिक्ट को ये बात पता चली तो उन्होंने भी सोचा यार ये तो यार बड़ी ख़राब चीज़ है यार, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न एरियाज़ में वेस्टर्न कल्चर कम से कम, मतलब वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना इंडिया में होता। सती प्रथा जैसी चीज़ें नहीं होती थी। तो जो लॉर्ड बेनेडिक्ट थे, जो इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड से आए थे, तो उनको तो यार ये चीज़ बहुत बुरी लगी। जब उनको ये कानो कान पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, तो उन्होंने सती प्रथा बैन करवा दिया। अब सती प्रथा बैन हो गई तो लोगों को क्या है, लोग तो यार सिंपल सा, उनको तो यही था कि ये यहाँ से चला आ रहा था, इन्होंने बैन कर दिया एक बार में। तो इनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे ना इनके, उनको हर्ट हुआ, समझ रहे हो। इनकी जो भावनाएं थी, भावनाओं को ठेस पहुंची कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे कल्चर की, हमारे रिलीजन की, हमारे पूर्वजों की किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और इन्होंने एक बार में ऐसा कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारे तो पूर्वज के हक कहा करते थे, कह गए ऐसा वैसा। तो इसलिए लोगों को बहुत बुरा लगा, ठीक। सती प्रथा पहला कॉज। दूसरा, अब थोड़ा जल्दी बढ़ते क्योंकि बाकी सारे सिंपल हैं, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट, इसमें क्या था भाई, विडो रीमैरिज एक्ट ये था कि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि विडो जो थी वो कूद के फायर में अपनी जान दे देती थी,
ठीक, ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर उसे अपनी जान नहीं देनी तो विडो बन के रहेगी। ठीक, तो विडो की लाइफ यार उस टाइम पे इतनी ख़राब होती थी कि नंबर 1 विडो को सोसाइटी से अलग रहना पड़ता था। ठीक है, मतलब सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते थे, अलग फ्रॉम सोसाइटी। में बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे लिख के बताना, नंबर और नहीं मिलेंगे। वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, उनको एक तो सोसाइटी से अलग रहना पड़ता था, दूसरा उनको सर पे बाल नहीं रखने हो पड़ते, मतलब दे वर नॉट अलाउड टू कीप हेयर, बाल्ड हेडेड रहना पड़ता था उन्हें, मतलब उन्हें गंजा रहना पड़ता था। दे वर नॉट सपोज टू कीप हेयर, उनको बाल रखने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन सकते थे वो, ओनली वाइट साड़ीज़। चौथा, बड़ा ही रूखा सूखा खाना खाते थे, यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्ती, ज़्यादा हुआ तो खिचड़ी, इससे ज़्यादा तो कुछ खा ही नहीं सकते थे। पांचवा, वो जो पब्लिक टेम्पल या पब्लिक वेल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ से पानी वगैरह भी नहीं भर सकती थी, वो पानी नहीं भर सकती थी, पब्लिक टेम्पल में नहीं जा सकती थी, इस सब पे भी पाबंदी थी। तो ठीक है, तो ये हो गया यार आपका विडो की लाइफ कैसी थी। तो ये विडो रीमैरिज एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया, और इसको पास कराने में एक इंडियन ही थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या कह लो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग ऑफ दिस एक्ट। इनकी वजह से ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया। जैसे राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती प्रथा अबॉलिश हुई, उसी तरीके से स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से ये एक्ट जो है ये पास हुआ। अच्छी बात थी। तो अब क्या हुआ, ये जो विडोज़ थी पहले इनको दोबारा शादी करने की बिल्कुल भी मतलब परमिशन नहीं थी। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, इस एक्ट के पास होने के बाद अब विडोज़ के पास भी राइट था कि वो दूसरी शादी कर सकें। इससे भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि भैया हमारे रिलीजन में तो ऐसा भी नहीं है, इन्होंने ऐसा भी कर दिया। मतलब जो चीज़ें रिलीजन में नहीं थी, तो ऑर्थोडॉक्स लोगों को, जो भी जिनकी भी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी, उन सबको ये चीज़ें ख़राब लगती जा रही थी, और ये एक तरीके का रिसेंटमेंट का कॉज बनता जा रहा था। अगला, चाइल्ड मैरिज। तो यार चाइल्ड मैरिज तो तुम लोग जानते हो, और आज भी बहुत जगह होता है। पहले कलर्स पे एक सीरियल भी आता था बालिका वधू करके, जो कि इसी पे बेस्ड था। चाइल्ड मैरिज क्या होती है यार, मतलब मान लो अब इसमें बताना क्या, जो वर्ड है यही सब कुछ है, वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। ठीक, लड़का है सपोज 5 साल, तुम्हें क्या लगता है चाइल्ड मैरिज 10-12 साल में होती थी? नहीं, 5-6 सालों में होती थी। लड़का 5 साल का, लड़की 4 साल की, करा दी शादी। ना ये फिजिकली इतने मैच्योर हैं, ना ये फाइनेंशियली इतने मैच्योर हैं, मतलब किसी भी तरीके से, ना इकोनॉमिकली, ना फाइनेंशियली, ना सोशली, ना फिजिकली, किसी तरीके से भी ये मैच्योर नहीं है। बस इनकी शादी करवा दी गई। अब ये शादी करके क्या करेंगे, लेकिन बस पूर्वज कहते आए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको भी एबॉलिश कर दिया। अब लोगों का इसमें भी मूड खराब, एक एक करके ब्रिटिशर्स सारी, भले इसमें यार ब्रिटिशर्स ने जो भी किया वो अच्छा सोच के किया, और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में आज हम लोग देख पा रहे हैं कि आज हमें जैसे सती प्रथा टाइप चीज़ें गांव में, दूर दराज के इलाकों में जहां लोग अवेयर नहीं है वहीं देखने को मिलती होगी, तो बाकी तो कहीं दिखती भी नहीं है। ठीक, जहाँ के लोग अभी भी वैसे ऑर्थोडॉक्स वाले हैं तो बस वहीं दिखती होगी। और ऐसा बहुत 0.0001% इंडिया में ऐसा कहीं होता होगा। लिटरली मैंने बहुत छोटा परसेंटेज बताया, और यही सही बात है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता होगा। ठीक है, तो उन्होंने तो अच्छा ही सोच के किया था, और हमारे लिए भी अच्छा ही था, लेकिन उस टाइम के लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनको ख़राब लग रही थी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो यार उस टाइम पे जो है 1854 में वुड्स डिस्पैच, ठीक, ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंतर्गत जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल्स हैं, जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, जितने भी ऐसे स्कूल्स जो कि मतलब इनका जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, जो उसको फॉलो नहीं करते, जो बाहर से आए हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, या फिर जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें, क्रिश्चियन टीचिंग्स दें, या फिर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स नहीं, जिन स्कूल्स के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, उनके लिए स्पेशल सब्सिडी, स्पेशल प्रिविलेजेस सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी एज पर द वुड्स डिस्पैच, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ थी, ठीक है, इससे यार इंडियंस को लगा कि ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, कहीं ये
इंग्लिश मीडियम स्कूल और क्रिश्चियन टीचिंग्स इस दे रहे हैं, कहीं धीरे से ऐसा ना हो कि हिंदूज वगैरह ये इनकी मतलब सिंपल ऐसा समझ लो इनका ये रिलीजन कन्वर्ट करने की कोई चाल तो नहीं है। इंडियंस को ऐसा लगता था कि ये कोई रिलीजन कन्वर्जन की चाल तो नहीं है जो कि ब्रिटिशर्स ने चली है, तो इससे भी रिसेंटमेंट बहुत फैला। ठीक, ये तो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। इसके पहले एक आया था चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट आया था। वहीं से क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री जो है इंडिया में चालू हो गई थी। ठीक, कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, बाइबल की टीचिंग दी जाएगी, क्रिश्चियन मिशनरी सेटअप की जाएंगी, ये सब 1813 में चार्टर एक्ट के साथ ही आ गया था। और 1854 में इसको और ज़्यादा बूस्ट मिल गया, एक समझ रहे ना, इसको और ज़्यादा एक कह लो क्या कहूँ, एक पुश मिल गया। तो इसी वजह से ये चीज़ मतलब और फ्लो में आ गई। और 1854 1857 के जस्ट पहले तो लोगों के अंदर और रिसेंटमेंट बढ़ गया और रिसेंटमेंट भर गया। ठीक, अब हम लोगों ने पी की बात कर ली, आर की बात कर ली, ई की बात कर लेते जल्दी से। ई फॉर इकोनॉमिक कॉजेज़। तो भाई इकोनॉमिक कॉजेज़ कुछ बहुत खास नहीं थे, जो सबसे खास था वो यही था, इंडिगो फार्मिंग। ठीक, अब इंडिगो क्या होता है, क्यों होता है, अभी सब बताएंगे। इंडिगो फार्मिंग, वैसे आप सब लोग इंडिगो के बारे में जानते ही होंगे क्या होता है, सुना ही होगा ये, विबग्योर। ठीक, इसमें जो आई होता है दिस स्टैंड्स फॉर इंडिगो। इंडिगो एक तरीके का कलर होता है, ठीक है, एक डार्क ब्लू कलर, जैसे एक सेकेंड ये दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का एक कलर होता है इंडिगो। ठीक, तो इंडिगो फार्मिंग जो होती है उसी चीज़ की फार्मिंग होती है इंडिगो की फार्मिंग। इंडिगो जो होता है ना वो एज अ डाई यूज़ किया जाता है, कह लो एज अ कलर यूज़ किया जाता है कपड़ों की कलरिंग के लिए। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपना ब्रिटेन में इंडिगो फार्मिंग नहीं करते थे, इंडिया के फार्मर्स से इंडिगो फार्मिंग कराते थे। इसके दो नुकसान थे। पहला नुकसान कि भैया अगर तुम इंडिगो फार्मिंग कराओगे, सिर्फ कलर वाली क्रॉप बनवाओगे, ठीक है, मतलब ये सिर्फ कलरिंग के लिए यूज़ होती थी कपड़ों की। इंडिगो वॉज यूज एज अ डाई, DE, ठीक है, इट वॉज यूज एज अ डाई। ठीक, एक मिनट यार, ये मैंने क्या कर दिया, मैं साइन नहीं कर रहा था। इट वॉज यूज एज अ डाई, ओके। तो ये एक तरीके की नेचुरल डाई थी, तो इसको सिर्फ रंगने के, कलरिंग के काम में इस्तेमाल करते थे, या कह लो स्पेशली कलर फॉर क्लोथ्स, ये सिर्फ क्लॉथ्स कलर करने के काम में आती थी। तो इससे क्या हुआ दिक्कत भैया, इससे ये हुई कि अगर तुम सिर्फ इस टाइप की क्रॉप उगाओगे तो खाने का सामान कहाँ से आएगा। इंडिया में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी उस टाइम पे, और मतलब करीब करीब हर जगह यही उगवाया जा रहा था, ब्रिटिशर्स फोर्सफुली ये उगवा रहे थे, ठीक है। तो हुआ यही कि अगर हर जगह यही उगेगा तो फूड क्रॉप की कमी हो जाएगी, है ना, कि जो खाने वाली क्रॉप्स हैं, जो खाने के लिए होता है, जो खाने के लिए उगाया जाता है स्पेशली एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो उगेगा ही नहीं। मतलब कि जैसे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, कि इंडिया के पास इतना अनाज, इतना खाना वगैरह रहता था कि सबका पेट भर जाए, अब पेट भरेगा ही नहीं क्योंकि खाना है ही नहीं इंडिया के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इंडिगो उगवा रहे थे, ठीक। तो इससे आई फैमाइन। फैमाइन पता है, लार्ज स्केल भुखमरी, स्टारवेशन, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे, एक दो लोग नहीं, 1000 2000 भी नहीं, 10,000 20,000 लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिगो उगवा रहे हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिगो का मतलब इंडिगो की हार्वेस्टिंग करवा रहे थे, तो फूड क्रॉप बनी नहीं। फूड क्रॉप जब होगी नहीं तो इंसान खाएगा क्या? जब इंसान खाएगा ही नहीं तो फैमाइन तो आएगी। और ये भी नहीं कि एक फैमाइन आई हो, लगातार 3 4 5 फैमाइन एक के बाद एक, स्पेशली बंगाल बिहार वाले रीजन में खूब फैमाइन आई, ठीक है। तो इससे मतलब इससे भी लोगों के अंदर रिसेंटमेंट बढ़ा कि इनकी वजह से हम लोग भूखे मर रहे हैं और ये अपना कमाने में ही तुले हुए हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। उसके बाद इसमें मतलब 1857 का रिवोल्ट वगैरह हो गया। उसके बाद 20th सेंचुरी में मतलब 1900 के आसपास इसके खिलाफ अच्छे वाले रिवोल्ट भी हुए। अगर आपने सुना हो चंपारण और दरभंगा, ठीक है, अगर आपने सुना हो चंपारण एंड दरभंगा रिवोल्ट, तो ये जो रिवोल्ट हुए थे ये गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। और किस लिए हुए थे? यही इंडिगो फार्मिंग के खिलाफ हुए थे, लेकिन 1857 के बाद हुए थे, ठीक है।
तो एक तो ये चीज़ हो गई कि यार ये जो अपनी मतलब इंडिया पे जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अपना बस मुनाफा देखना था, इनको चाहिए था प्रॉफिट, इनको चाहिए था पैसा। तो इसलिए ये इंडिया के लोगों की मजबूरी नहीं देख रही थी, ये नहीं देख रही थी कि इंडिया के में फमाइन आ रहा है, ये बस ये इनको बस पैसा चाहिए, तो ये अपने पैसे के पीछे पड़ी थी, अपना पैसा कमा रही थी। ठीक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब बहुत ही बुरी बात कह लो, यही थी। दूसरी चीज़ कि जैसे ये मैं फार्मर हूँ और ये मेरी ज़मीन है, ठीक, तो इस ज़मीन पे अगर एक बार मैंने इंडिगो उगा दिया, ठीक, एक बार अपनी ज़मीन पे अगर मैंने इंडिगो उगा दिया ना, तो अब दोबारा ये ज़मीन कोई और क्रॉप उगाने लायक नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना इंडिगो, ये ज़मीन को बिल्कुल बंजर बना देता है, फर्टाइल लैंड को भी बिल्कुल बैरन कर देता है। इसलिए भी फार्मर्स उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनसे ज़बरदस्ती इसकी हार्वेस्टिंग करवाई जाती थी, ज़बरदस्ती उगाया जाता था। ठीक है, अब एक बार ये उग गया तो इसके बाद फिर यहाँ कोई अच्छी फसल लग नहीं पाती थी, क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन, ये जो लैंड है बिल्कुल बंजर हो जाती थी। ठीक, ये भी एक रीज़न था, ये भी एक डिसएडवांटेज था इंडिगो फार्मिंग का, और इकोनॉमिक कॉजेज़ का एक और रीज़न। अब अगले रीज़न की बात करें तो वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो यार, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में बहुत ज़ोरों शोरों से मतलब उसको पुश मिल रहा था, वो आगे आगे भाग रहा था। सपोज़ ये इंडिया है, ये इंग्लैंड है, ठीक, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ इंग्लैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ यार कि ये इंडिगो उगवाते तो थे और बहुत ही सस्ते दाम में खरीदते थे, कभी कभी तो फ्री में ही ले जाते थे। सबसे बुरी बात तो ये भी थी, यहाँ से सपोज़ ये ज़ीरो नहीं, चलो 2 रुपए में यहाँ से लेके गए, ठीक, इंग्लैंड में थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, और यहाँ से ये 20 रुपए का सामान बना के ले आए और इंडिया में लाके बेचा। यानी कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सोर्स भी बना के रखा था और अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट भी इंडिया को ही बना के रखा था। यानी कि एक नहीं, दो तरीक़ों से लूट रहे थे। तो इससे क्या होता था यार कि इंडिया में जो लोग थे ना, इंडिया के जो आर्टिशियंस थे, जो मर्चेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो चीज़ ये इंग्लैंड वाले 20 रुपए में बना रहे थे, इंडिया वाले वही चीज़ 50 रुपए में बना रहे थे। क्यों? पहले तो उनको इंडिगो महंगा मिला, उसके बाद यहाँ पर मशीनें थी तो सस्ते में काम हो रहा था, यहाँ पर ह्यूमन लेबर लग रहा था तो महंगे में काम हो रहा था। तो ठीक है, वही चीज़ उन्होंने 50 रुपये में बनाई। तो अब जनता क्या खरीदेगी? जनता ऑब्वियसली यही 20 रुपये वाली चीज़ ही खरीदेगी ना। अगर सेम चीज़ है और ये बहुत कम रेट में है तो ऑब्वियसली यही खरीदेगी। तो ये भी एक रीज़न था यार, जो इंडियन आर्टिशियंस वगैरह थे उनके रिसेंटमेंट का। अगर इसको मैं ऐसे एक टेबल बनाऊँ, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि फैक्ट्री मेड गुड्स, ठीक, और ये होम मेड गुड्स, तो यार इसमें से ज़्यादा अच्छा फैक्ट्री मेड होगा। क्यों? नंबर 1, ये सस्ता होगा और ये महंगा होगा, ठीक। नंबर 2, इसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ये चीप प्राइस में, ठीक है, क्वालिटी में नहीं। तो इसकी ये सस्ता है, उसके बाद इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इसके मुकाबले, ठीक। नंबर 3, यहाँ पर मास प्रोडक्शन होता था, यानी कि एक बार में 1 घंटे में 15-15, 20-20 कपड़े बन रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर 1 घंटे में 1 ही कपड़ा बन रहा है। तो हर एक एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये फैक्ट्री वाला काम जो है ज़्यादा अच्छा था। इस वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो सब बंद हो गई, जो भी इंडिया में उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी कपड़े की, और जो भी मतलब आर्टिशियंस वगैरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब बंद हो गई, ठीक, सिर्फ इसी की वजह से। ये हो गया इकोनॉमिक कॉज। अब भाई जल्दी से आखिरी वाला कर लेते हैं, मिलिट्री कॉज। सबसे पहला मिलिट्री कॉज तो यही है यार, एक सेकेंड, सबसे पहला मिलिट्री कॉज तो यही है, इंक ख़त्म हो गई, थोड़ा देख लेना। हाँ, मिलिट्री कॉज सबसे पहला तो यही है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके लिए ऊपर रिजर्वेशन था, ठीक, कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी जो रैंक थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। ख़राब से ख़राब ब्रिटिशर की भी रैंक ये वाली होगी, ठीक, और अच्छे से अच्छे इंडियन की रैंक यहाँ तक जाएगी। फिर चाहे वो इंडियन यहाँ की पोस्ट क्यों ना डिज़र्व करता हो, उसको यही रैंक मिलेगी, इसके ऊपर वो बढ़ ही नहीं सकता। और इस रैंक पे क्या था, ना उनके पास पावर थी, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास रुतबा था, मतलब कुछ भी नहीं था। बस इस पोस्ट पे यार ज़िंदगी काटने के लिए, ज़िंदगी काटने भर का यहाँ पर काम हो पाता था इस पोस्ट पे, ठीक है। तो इसलिए भी इंडियंस के अंदर रिसेंटमेंट भरा था कि इनके अंदर
टैलेंट होने के बाद भी इनको मतलब वो जो चीज़ ये डिज़र्व करते हैं ना वो नहीं मिलती। जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मेरी पुरानी फटी फूटी सी बुक का ये एक पेज दिख रहा होगा आपको। देखो, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, आप खुद ही पढ़ना ये हिस्सा, ठीक है। और देखना, ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं 3, मतलब ब्रिटिश की अलग अलग रैंक हैं, ये इंडियंस की अलग अलग रैंक है। आप देख लो ब्रिटिशर्स की सैलरी कितनी थी और इंडियंस की कितनी कितनी थी, ठीक। एंड कंपेयर इट ऑल योरसेल्फ। ओके, तो ये एक रीज़न था। आइए बात समझ में। फिर एक इम्पॉर्टेंट वाला है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, this act was introduced in 1856 and as per this act all the recruits of the Bengal army should be ready to serve anywhere both within and outside the country। तो इसमें क्या हुआ कि इंडियंस जो थे या स्पेशली जो हिंदूज थे वो समुद्र को भगवान मानते थे, समुद्र देव, ठीक, देवता माना करते थे। तो जब ये कहा गया कि आउटसाइड इंडिया इनको बैटल करने जाना है, तो क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया जाएंगे। सपोज ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से बाहर कहाँ जाएंगे, अब इनको अगर यहाँ से बाहर जाना है तब ये यहाँ से बाहर, सपोज ये इधर यहाँ पे कहीं ब्रिटेन है, चलो ब्रिटेन ही चलते हैं। अब लड़ाई ब्रिटेन में हो रही है, यहाँ पर सी है। अब ये शिप के थ्रू पानी को क्रॉस करते हुए जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, पानी के ऊपर से गए, क्रॉस किया, और उस टाइम पे क्योंकि भगवान का दर्जा दिया जाता था समुद्र को समुद्र देव माना जाता था, तो ये चीज़ अशुभ मानी जाती थी कि पानी के ऊपर से जाना या समुद्र को ऐसे क्रॉस करना ये शुभ माना जाता था। तो ये भी चीज़ थी जो कि सोल्जर्स वगैरह को अच्छी नहीं लगी, ठीक, अंडर द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें बात की जाएं, ठीक, कुछ छोटे मोटे कॉजेज़ के बारे में अगर बात करें, मिलिट्री कॉज की छोटे मोटे कॉजेज़, तो वो क्या थे, वो ये थे कि फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द एनेक्स्ड स्टेट्स वर अनएम्प्लॉयड, कि ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ भी कब्जा किया वहाँ पे जो आर्मी थी, उस आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो सारे सोल्जर्स तो ब्रिटिश अपनी आर्मी में एम्प्लॉय कर नहीं रह लेगा, तो एक बहुत परसेंटेज ऑफ सोल्जर जो था अनएम्प्लॉयड ही रह गया। एक मतलब मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर जो थी वो अनएम्प्लॉयड रह गई, तो इसका भी मतलब सोल्जर्स को बहुत बुरा लगता था। उसके बाद इंग्लिश ट्रूप्स at that point of time were involved in wars in Persia and China. Their number had greatly reduced in India and in key cities like Delhi and Allahabad. तो ये बुक की एक लाइन थी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। इसका ये मतलब था कि उस टाइम पे जो है पर्शिया और चाइना में भी वॉर हो रही थी, तो इंग्लैंड के जो ज़्यादातर सोल्जर्स थे वो पर्शिया और चाइना ही चले गए, और जो इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ थे जहाँ पर मतलब रिवोल्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे, जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, इनको खाली छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर बहुत ही कम सिपाही थे। तो ये भी एक रीज़न था जो उनको लगा कि हाँ ये अच्छा मौका है, अभी रिवोल्ट करेंगे तो शायद सक्सेसफुल हो जाए, ठीक। उसके बाद द इंडियन ट्रूप्स आउट नंबर्ड द ब्रिटिश ट्रूप्स। देखो एक पॉइंट पे इंडिया में जो ट्रूप्स थे उसमें से सिर्फ 45,000 ब्रिटिश ट्रूप्स थे और बाकी 2,33,000 इंडियन ट्रूप्स थे, ठीक। इतने ब्रिटिश थे, इतने इंडियंस थे, और बहुत सारे अनएम्प्लॉयड इंडियन ट्रूप्स भी थे जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। अब समझ लो ऐसे में ब्रिटिशर्स का क्या हाल कर सकते थे इंडियंस, ठीक। तो ये कुछ रीजंस रहे मिलिट्री कॉजेस। अब आ जाते हैं हम लोग चिंगारी पे, स्पार्क पे, दैट इज द इमीडिएट कॉज। ठीक, इमीडिएट कॉज यार ये था, मतलब इसको ध्यान से सुनना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिलिट्री कॉज तक तो ठीक था, ये बाकी अभी तक जितनी बात की गई वो सारे लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे, ठीक। लॉन्ग टर्म कॉजेज़ मतलब कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनको बहुत लंबे समय से बस ये रिसेंटमेंट भरता जा रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है।
अब जो चिंगारी लगी वो ये थी कि यार देखो, जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो थी वो मतलब एडवांस करती जा रही थी, एडवांस होती जा रही थी टेक्नोलॉजी। तो एक नई चीज़ आई, ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, दैट वाज द इनफील्ड राइफल। ठीक, इनफील्ड राइफल एक तरीके की गन थी, इसको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी में। तो एक अफवाह उड़ गई, अफवाह मतलब एक र्यूमर उड़ गया कि ये जो इनफील्ड राइफल है, मतलब पहले समझो ये इनफील्ड राइफल काम कैसे करती थी। इनफील्ड राइफल जो थी ना, उसमें मतलब कि एक ग्रीसिंग होती थी उसमें। ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये मेरे, उसमें एक तो कार्ट्रिज सिस्टम था। मान लो ये कार्ट्रिज है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ढक्कन है, पहले इसको दांत से चबा के निकालना पड़ता था, उसके बाद इसको लोड करके, गन में लोड करके फिर हम लोग फायरिंग कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। तो ये जो इसमें मतलब ये जो दांत से काटते थे, इसमें ग्रीसिंग हुई होती थी। ठीक, मतलब जो दांत से हम लोग मुंह में डालते थे यही गोली, इसमें ग्रीसिंग होती थी। और ये जो ग्रीस है, ये ग्रीस बनी हुई है काऊ और पिग के फैट से, फैट या कह लो मांस से बनी हुई है। ये असलियत नहीं थी, ये सिर्फ अफवाह थी। ठीक है, तो हिंदूज़ में काऊ को इतना ज़्यादा शुभ माना जाता था कि इनको खाना अशुभ माना जाता था। दैट काऊ को मतलब गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो काऊ को बहुत ही ज़्यादा होली, बहुत ही सैक्रेड माना जाता था। तो इनको मतलब ऐसे खाना वगैरह बहुत मतलब हद से ज़्यादा अशुभ माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए मना हो गया। और मुस्लिम्स में पिग को इतना ज़्यादा गंदा माना जाता था कि वहाँ पर भी पिग को मतलब खाना वगैरह बिल्कुल मना ही था। तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही ऐसी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई इंडियन सोल्जर्स के लिए कि बस वो बिल्कुल लड़ाई के मूड में थे। सबने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई थी एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। ठीक, तो अब हुआ क्या, ये देखो कि इतना तो हो गया, हर एक सोल्जर के अंदर मतलब ये था कि यार हम तो यूज़ नहीं करेंगे, हम तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सब डरते थे। कह लो कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, डोंट माइंड, किसी की औकात नहीं थी कि ब्रिटिशर्स के सामने बोल दे कि हम तो यूज़ नहीं करेंगे। और तब अरे यार, और तब मंगल पांडे इंडियन सोल्जर थे। ठीक, ही बिलोंग टू द 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि वो जो है इस मतलब जैसे आपने कहीं सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि ये इस बटालियन से बिलोंग करता है, ये जो जवान है ये इस बटालियन का है, ये जवान ऐसा है, ये जवान वैसा है, ये जवान वहाँ बिलोंग करता है, जवान मतलब बटालियन वगैरह आपने सुनी होंगी अलग अलग जवानों की। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी उसी चीज़ की बात हो रही है कि उस मतलब जैसे आज बटालियंस होती हैं, उस टाइम पे ये एक तरीके का मतलब उनका क्या एक तरीके का सेक्शन था जहाँ पर वो काम करते, 34th नेटिव इन्फेंट्री, एंड दिस वॉज लोकेटेड एट बैरकपुर। ठीक, दिस वॉज सम 15 माइल्स फ्रॉम कैलकाटा, यानी कि कैलकाटा से कुछ 15 मील की दूरी पर ये रुके हुए थे। ठीक है, तो मंगल पांडे ने मुंह पे बोल दिया कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, जाओ जो करना कर लो, मैं तो यूज़ नहीं करूँगा। और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मतलब अपने सीनियर पे अटैक कर दिया, लेकिन उस टाइम पे उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अकेले थे, अकेले पड़ गए। तो बस इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको आउट पावर कर दिया, क्या ओवर पावर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने मतलब उन्हें हरा दिया, वो अकेले ही थे तो क्या कर लेते, तो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर चढ़ बैठे। फिर 8 अप्रैल 1857 को यार 8 अप्रैल 1857 को इनका नाम इंडियन हिस्ट्री में अमर हो गया, और यू कैन से दैट ही वाज हैंग्ड, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब ये जो चिंगारी थी ये मिल गई, अब लोगों के अंदर भाई जोश जाग गया था, अब लोगों ने सोच लिया था अब तो करेंगे। ऑन दिस डेट मंगल पांडे वाज हैंग्ड। ठीक, तो अब इसके बाद पूरी रेजिमेंट जो थी उनकी 34th नेटिव इन्फेंट्री, उन सब के अंदर मतलब अब भाई खुन्नस बिल्कुल
पीक पे पहुंच गई थी कि इन्होंने हमारे सोल्जर को ऐसी फांसी पे कैसे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं कर सकते ये लोग। बस यहीं से स्टार्ट हो गया ये रिवोल्ट। ठीक, अब इसके जो स्टेजेस वगैरह हैं कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि इनिशियल स्टेज में ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेरठ में स्टार्ट हुआ। ओके, 24 अप्रैल 1857। ठीक, 24 अप्रैल 1857 को वहाँ से 85 ट्रूपर्स यानी कि 85 सोल्जर्स, एक थर्ड कैवलरी, मतलब जैसे अभी 34th नेटिव इन्फेंट्री की बात करी उसी तरीके से थर्ड कैवलरी एक थी वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने मार्च करना चालू किया। उन्होंने कहा अब हम तो यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ से चलते हैं। ठीक, वहाँ से उन्होंने चलना चालू किया और मतलब बिल्कुल रिवोल्ट के मूड में ही थे, बस कर रहे थे, धीरे धीरे रिवोल्ट फ्लो पकड़ रहा था। ठीक है, इसके बाद 9 मई को ये मेरठ से निकल गए। कहाँ के लिए? यहाँ से पहुँच गए दिल्ली। उसके बाद इन्होंने मतलब खुद ही से डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र जो दिल्ली में थे उस वक्त, उनको अपना ऐसे लीडर मान लिया गया। ठीक, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये हमारे लीडर हैं, इनके नेतृत्व में हम करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये हमारे लीडर हैं, अब हम इन्हीं के नेतृत्व में अपना काम हम करेंगे, और बस वहाँ से निकल गए। फिर धीरे से ये कानपुर में हुआ और उसके बाद लखनऊ में हुआ, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे हुआ। लेकिन वो इतना भारी भरकम रिवोल्ट था कि ब्रिटिशर्स अंदर से पूरी तरीके से हिल चुके थे। समझ रहे हो, बिल्कुल जैसे कह लो कि सिस्टम पूरा हिल गया था ब्रिटिशर्स का। ठीक, और उसके बाद फिर झांसी में भी हुआ, ग्वालियर में भी हुआ, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह बस एक एक करके धीरे धीरे हो ही रहा था। लेकिन यही दिक्कत थी। ठीक, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब आप इसको डीप में पढ़ लेना। उसके बाद ज़रा थोड़ा सा कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस फेलियर के कॉजेज़ क्या थे। पहला, लैक ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। ठीक, अभी नहीं समझ में आएगा ये क्या है। समझ में आया कुछ? ये एक फुटबॉल फील्ड है। ठीक, यहाँ पर एक गेम चलने जा रहा है। मान लो मेरी टीम बिना प्लानिंग के, बिना कोई कैप्टन वैप्टन के आ गई। ठीक, गेम चालू हुआ, सारे प्लेयर बिल्कुल भिड़े पड़े हैं। ठीक, सारे प्लेयर, मान लो सारे प्लेयर बस इसी में कि गोल ही करेंगे, आज तो गोल ही कर देंगे बस। और मतलब ऐसे क्या है कि जैसे मान लो दूसरी टीम है, दूसरी टीम ने क्या कर रखा है, उसने कहा कि देखो तुम सेंटर फॉरवर्ड संभाल लेना, तुम लेफ्ट विंग संभाल लेना, तुम राइट विंग संभाल लेना, तुम मिडफील्डर संभाल लेना, तुम दोनों डिफेंडर बन जाना, तुम यहाँ पे गोलकीपर बन जाना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने अपनी सारी टीम के प्लेयर सेट कर दिए। ठीक, और दूसरी टीम ने क्या किया, दूसरी टीम भाई बस घुसी हुई, उनको गोल मारना है, बस यहाँ से बॉल लेके चालू हुए, सब यहाँ घुसे हुए हैं बस गोल मारने के लिए। और गलती से बॉल यहाँ पहुँच गई तो अब यहाँ बचाने के लिए तो कोई है नहीं, अब ये दूसरी टीम वाले बस यहाँ से जाके गोल कर ही देंगे। ठीक, और इस तरीके से जो टीम बिना कैप्टन के, बिना लीडर के, बिना प्लानिंग के आई थी उसका हारना तय है। यही चीज़ हुई वहाँ पे कि यार उस टाइम में मतलब कोई लीडर वगैरह इन्होंने खुद से तो बनाया नहीं था, इनका कोई लीडर तो था नहीं जो इनको प्लान वगैरह दे सके। तो इसके दो तो मेन रीज़न यही हो गए फेल होने की। पहला लैक ऑफ प्लानिंग, दूसरा एब्सेंस ऑफ अ ग्रेट लीडर। बाद में जो 1947 में फिर धीरे से इंडिया आज़ाद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे और बहुत ही प्लानिंग के साथ काम किया गया। लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे मतलब बड़े बड़े लीडर्स थे। इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में काम हुआ, इनके गाइडेंस में काम हुआ, इनके सुपरविजन में काम हुआ। इस वजह से ये वाला बाद वाला तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। ठीक, और पहले वाले में कोई प्लान भी नहीं था। कैसे नहीं था? सपोज ठीक, इंडिया है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पता है मेरे को। पहले यहाँ पे रिवोल्ट हो गया, फिर जब यहाँ खबर गई तो यहाँ चालू हो गया, फिर यहाँ चालू हो गया, फिर यहाँ चालू हो गया, यहाँ चालू हो गया, यहाँ चालू हो गया। मतलब ऐसे रिवोल्ट का क्या फ़ायदा? अगर ये सारे रिवोल्ट एक साथ होते फिर तो ब्रिटिश शायद निकल ही जाते पहली बार में। सपोज़ मैंने एक उंगली से मारा, 2 उंगलियों से मारा, 3 से मारा, और फिर ऐसे मैंने अपना पूरा मुक्का ही मार दिया तो क्या होगा? ठीक है, जैसे ये एक जगह पर रिवोल्ट हुआ, फिर यहाँ से दूसरी जगह पर रिवोल्ट हुआ, फिर तीसरी जगह पर रिवोल्ट हुआ, और मान लो यही सारे रिवोल्ट एक साथ हो जाते तो पता चला एक हाथ से मारे तो बोर्ड ही टूट जाए मेरा।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। ये भी एक रीज़न था कि कुछ प्लानिंग यानिंग नहीं थी ना। अगर पहले से प्लानिंग होती तो भाई देखो कि 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल की तारीख को सब एक साथ हमला करेंगे ब्रिटिशर्स को, तुम यहाँ हमला करना, तुम वहाँ हमला करना, इस तरीके की कोई प्लानिंग तो थी नहीं उनकी। तो ये भी एक रीज़न था इसके रिवोल्ट के फेलियर का। और उससे मतलब और भी जो दूसरी चीज़ें थी वो ये कि यार जो ब्रिटिशर्स थे ना यार, उनकी मतलब इतने डिप्लोमेटिक लोग थे, इतनी अच्छी मिलिट्री स्किल्स थी उनकी। जैसे कुछ मतलब कमांडर्स के नाम लेना चाहूँगा मैं, हैवलॉक, कैंपबेल, निकोलसन, रोज़, लॉरेंस, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर्स भाई, इनकी लीडरशिप में मतलब ऐसे डिप्लोमेटिक लोग थे, इतनी अच्छी मिलिट्री स्किल्स थी इनकी कि इन्होंने इस रिवोल्ट को इतना अच्छे से टैकल किया, इसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया कि मतलब अगर कोई ऐसा वैसा कोई ओपोनेंट मतलब ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऐसा वैसा गवर्नर जनरल होता तो वो इसको टैकल नहीं कर पाता और ब्रिटिशर्स को जाना पड़ जाता। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे गवर्नर जनरल्स भी थे, इनकी टैक्टिक्स इतनी अच्छी थी कि ये भी एक रीज़न हो गया रिवोल्ट के फेलियर का। उसके बाद आ जाती है इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। यार वीडियो वैसे भी 1 घंटे का खींच गया है, मैं चाह तो नहीं रहा था कराने का, लेकिन चलो ऐसे जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। चलो बुक लेके आता हूँ मैं, 1 सेकंड देना मेरे को। ये देखो यार, यही बुक है मेरे पास जिससे मैं पढ़ाया करता हूँ, ठीक है। मतलब जहाँ स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर तो यही बुक चलती है, तुम लोग अपना देख लेना तुम्हारे यहाँ कौन सी चलती है, ठीक है। तो मैं इसी की कुछ लाइन से यहाँ पढ़ देता हूँ अगर तुम लोगों को दिख रहा हो तो, ठीक है। तो ये देखो यार, पहला अभी तक क्या था, अभी तक इंडिया में किसका रूल था, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ठीक है। अभी तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब इंडिया जो है वो सीधा क्राउन के अंडर में आ गया। मतलब अब इंडिया जो है, जो क्वीन विक्टोरिया हैं, सीधा उन्हीं के अंडर में आ गया अब, ठीक, यानी कि सीधा सीधा ब्रिटिश के अंडर में आ गया। अभी तक उसमें कंपनी रूल करती, देखो लिखा भी है एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हुए यहाँ पे, और यहाँ पर देख लो कि इंडियन स्टेट्स अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अब सीधा इंडिया की जो टेरिटरी थी, जो इंडिया में ब्रिटिश की कॉलोनी थी, अब वो मतलब कि क्राउन के अंडर में आ गई, सीधा सीधा क्वीन विक्टोरिया के अंडर में आ गई, कहना, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी कुछ था, जो मतलब ऐसे समझ लो कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी आर्मी को सही किया, कुछ मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि अपने मतलब कि जो भी इंडियन आर्मी थी अब उनकी, अब तो नंबर 1 पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी नाम था, ठीक है, अब उसका नाम कर दिया रॉयल इंडियन आर्मी, जो कि मतलब पूरी का नहीं, पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसमें एक सेक्शन बना दिया रॉयल इंडियन आर्मी, ठीक है। इसको बना के फिर इसको पूरी जो मेन आर्मी थी उसके साथ मर्ज कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये की गई कि जो भी अब ऐसा कह लो कि अब जो आर्मी बनी, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ आर्मी का, उसमें इन्होंने ब्रिटिश ट्रूप्स भी बढ़ाए। ये कहीं कहीं नहीं दिया होता है, लेकिन ये मतलब सबसे मेन चीज़ यही हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने अपने नंबर ऑफ ट्रूप्स बढ़ाए। जैसा मैंने बताया था कि एक जगह 45 था, मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स 45,000 थे और इंडियन सोल्जर्स 2,33,000 थे। तो इस चीज़ को कम करते हुए ब्रिटिशर्स ने अपना नंबर बढ़ाया और इंडियन सोल्जर्स का नंबर घटा दिया, ठीक है। इसी टाइप की कुछ और चीज़ें, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, लेकिन इस साल बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ये चीज़ है कि मतलब कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की। पहले वो सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह पे बिलीव करते थे, बाद में डिवाइड एंड रूल, कि पहले हिंदूज़ और मुस्लिम्स में इतना डिवीज़न, इतने मतलब आज जैसे बिल्कुल कट्टर हो गए हैं लोग कि या तो मतलब हिंदू रहेंगे या मुस्लिम रहेंगे, इस टाइप के हो गए। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले मतलब हिंदूज़ मुस्लिम्स में इतनी लड़ाई नहीं होती थी, इतना मतलब कट्टरवाद नहीं था। अब क्यों हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना ये चालू कर दिया जिससे कि हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इनकी इसी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की वजह से इंडिया में आज ऐसा सिनेरियो हो गया है कि मतलब उन्होंने डिवाइड तो अपने फ़ायदे के लिए तब किया था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग आज भी भुगत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स में, या ऐसे जितने भी इस टाइप के बेस पे उन्होंने इंडियंस को डिवाइड करने की कोशिश की, डिवाइड करके रूल करने की कोशिश की, आज भी हम लोग उसको भुगत ही रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस आई थिंक आवर चैप्टर फिनिशेज। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। आया हो तो प्लीज़ यार मेक श्योर कि आप इसी तरह लर्निंग जारी रखें, ठीक है।
इस साल बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इस साल तो लॉकडाउन भी था एंड यू वर टोटली फ्री, आपके पास बहुत टाइम था पढ़ने के लिए। हाँ, माना कि स्कूल की क्लासेस अच्छे से नहीं चल रही थी। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी हार्ड एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे या गुड नाइट जब भी वीडियो एंड कर रहे हो, मतलब वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बाय।